नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। जिस तरह हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, 623 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 2017 में इनमें से 53 सीटें ऐसी थी जो सीधे बीजेपी के खाते में गई थी। उस वक्त बीजेपी की लहर भी थी। यहाँ पे पहुंची हुई हैं वोट डालने के लिए, और इसी पब्लिक इंटर कॉलेज पर मृगांका सिंह पहुंची हैं। उन्होंने न्यूज़ इंडिया से बातचीत में कहा कि जो ये मुद्दा इस बार पलायन का, जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि ये मुद्दा इस बार भारतीय जनता पार्टी जो लेकर के चली थी, वाकई में उस इम्पैक्ट को वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मृगांका सिंह क्षेत्र में जा रही हैं, और अब से थोड़ी देर पहले जब उन्होंने बातचीत किया न्यूज़ इंडिया से, उन्होंने इस बात को कहा कि मुद्दा रहेगा, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अमित शाह लगातार जब पहुंचे थे, उन्होंने भी जब डोर टू डोर कैंपेन किया था, तो उन दुकानदारों से, उन परिवारों से उन्होंने मुलाकात किया था चारुल। तो ये मैसेज जो बीजेपी देने की कोशिश कर रही थी, खुद मृगांका सिंह उस बात को बता रही हैं कि इस बार पश्चिमी यूपी में खास करके कैराना की अगर मैं बात करूं, ये एक मुद्दा जो है वो बना रहेगा। तो गौरव, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हर जगह पर हमारे मतदाता हैं। नीरज मिश्रा मथुरा से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। मथुरा की बात कर ले तो यहाँ पर मथुरा विधानसभा से जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, श्रीकांत शर्मा, उनकी साख दांव पर लगी है। फिलहाल क्या जानकारी है, किस तरह का मतदान आप वहां पर देख पा रहे हैं? चलिए नीरज के पास जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज सबसे बड़ा दिन है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। यहाँ 58 में से 53 सीटें 2017 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन का असर, ये देखिए, चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता जो हैं वो तैनात हैं, और लगातार हर जगह से हमें अपडेट मिल रहा है कि किस तरह से वहां पर आप देखिए कि शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हर जगह से हमारे जो संवाददाता हैं वो तैनात हैं और बता रहे हैं कि आखिर किस सीट पर क्या समीकरण है, क्या वहां पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट प्रतिशत क्या है, मतदाताओं के लिए किस तरह से मतदान केंद्र बनाए गए हैं, प्रत्याशियों का क्या रुझान है, जनता की चॉइस क्या है, जनता किसे वोट देती नजर आ रही है। लगातार चप्पे चप्पे पर हमारे जो संवाददाता हैं वो तैनात है। आप देख सकते हैं आज का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले चरण का आज चुनाव है, और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसमें क्या 2017 वाला इतिहास बीजेपी दोहरा पाएगी। वो वक्त था जब बीजेपी की लहर थी। इस बार विपक्ष कड़ा मुकाबला दे रहा है सपा और रालोद गठबंधन में। हालांकि सपा पिछली बार कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई थी। तो क्या इस बार सपा ने जो रालोद से गठबंधन किया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आरएलडी जो कि खुद को किसानों की सबसे बड़ी हितैषी कहती है, क्या उसके साथ समाजवादी पार्टी का ये जो गठबंधन है वो असर डाल पाएगा बीजेपी पर? नीरज हमारे साथ है मथुरा से। नीरज, आज अगर बात कर ले तो यहाँ पर श्रीकांत शर्मा की साख जो है वो दांव पर है। क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है? जी देखिए, हम खड़े हैं मथुरा में, और मथुरा की अगर हम बात करें तो 2017, 2019 और 2022 में भी, 2017 और 19 में मथुरा वोटिंग प्रतिशत में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था। 2017 में 62% वोट पड़े थे, और 2019 में 60% से ज्यादा वोट। और सुबह 9 बजे तक अगर मथुरा का ओवरऑल हम देखें तो 8.30% वोट मथुरा में पड़ चुके हैं। यानी कि जो मतदाताओं का जो जोश है वो बहुत ज्यादा हाई है, और सुबह से ही 7 बजे से लाइन लगाकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान। तो यानी कि जो मथुरा के वोटर्स हैं वो इस बार मुझे लगता है फिर से फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे, क्योंकि यहाँ पर 18.70% मतदाता, यानी 18,70,000 के करीब मतदाता हैं, और सुबह से ही जितने भी पोलिंग बूथ हैं सभी पर भीड़ लगी हुई, और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि
ये लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव है, ये त्योहार है लोकतंत्र का। और लोकतंत्र का ये त्योहार 5 साल बाद आता है। जो बाकी त्योहार होते हैं वो साल में एक बार आते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का त्योहार है, ये 5 साल बाद आता है। और कोई भी मथुरा वासी, कोई भी यहाँ पर चूकना नहीं चाहता इस मतदान और इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए। तो मथुरा में जो वोटिंग प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है और कहा जाए और जगहों से काफी ज्यादा है। और इस बार भी मथुरा के जो मतदाता है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। बिल्कुल आपके पास आएंगे नीरज, ये भी जानना चाहेंगे मथुरा की सीट देखिए हॉट सीट 2 वजह से है। एक तो यहाँ पर जो श्रीकांत शर्मा है, ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी साख दांव पर है। और मथुरा को लेकर बीजेपी ने इस बार जो मंदिर को लेकर दांव खेला है, बहुत ज्यादा माहौल नहीं बना है लेकिन असर जरूर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से 2 महीने पहले केशव मौर्य का एक ट्वीट आया था कि अयोध्या और वाराणसी यानी कि काशी के बाद मथुरा की बारी है, इसके बाद हलचल बहुत ज्यादा मची थी और उसी लिए मथुरा जो है काफी केंद्र में आया था, लोगों के लिए चर्चा का विषय बना था कि मथुरा में अब आखिर क्या होगा। आपके पास आएंगे नीरज, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 3 घंटे से यूपी में पहले चरण का मतदान लगातार जारी है। पहले चरण में 9 बजे तक 7.93% का मतदान हो चुका है। आगरा में 9 बजे तक 7.53% मतदान हो चुका है। ताज नगरी आगरा के आंकड़े, अलीगढ़ की बात कर लें तो 9 बजे तक 8.26%। तो लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में अपने वोट को लेकर। इसके साथ ही अलग अलग जगह से तमाम तस्वीरें हमारे मतदाता, हमारे जो संवाददाता है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बहुत ही उत्साहित समर्थन मिल रहा है और लोग यहाँ पर वोटिंग के लिए आप देख रहे हैं किस तरह से लंबी कतारें लग चुकी हैं ऑलरेडी, इतनी ठिठुरती हुई ठंड में। तो ये तो लोकतंत्र का महापर्व है आज। बिल्कुल। एक सवाल और है, मैं पहले भी आया था, मैंने उस सवाल को पूछा था। अमित शाह भी यहाँ पे आए थे, तमाम लोग जो पलायन करके गए थे, हिंदू वापस आए थे, उससे एक विश्वास आपने देखा क्योंकि लगातार आप घूमते रहे हैं, क्या ये मुद्दा रहेगा इस बार? अवश्य सुरक्षित महसूस कर रही है कैराना की जनता और पलायन अपराधियों का हुआ है पिछले 5 वर्ष में कैराना से। बिल्कुल। तो मृगांका सिंह है वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं वोट डालने के लिए और इसी पब्लिक इंटर कॉलेज पर मृगांका सिंह पहुंची हैं। उन्होंने न्यूज़ इंडिया से बातचीत में कहा कि जो ये मुद्दा इस बार पलायन का, जो कि हम लगातार कह रहे हैं कि ये मुद्दा इस बार भारतीय जनता पार्टी जो लेकर के चली थी, वाकई में उस इम्पैक्ट को वो महसूस कर रहे हैं क्योंकि मृगांका सिंह क्षेत्र में जा रही हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जब उन्होंने बातचीत किया न्यूज़ इंडिया से, उन्होंने इस बात को कहा कि मुद्दा रहेगा, लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और अमित शाह लगातार जब पहुंचे थे, उन्होंने भी जब डोर टू डोर कैंपेन किया था तो उन दुकानदारों से, उन परिवारों से उन्होंने मुलाकात किया था चारुल। तो ये मैसेज जो बीजेपी देने की कोशिश कर रही थी, खुद मृगांका सिंह उस बात को बता रही हैं कि इस बार पश्चिमी यूपी में खास करके कैराना की अगर मैं बात करूं, ये एक मुद्दा जो है वो बना रहेगा। प्रत्याशी मृगांका सिंह से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा खास बातचीत कर रहे थे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के परिवार ने वोट डाला है। अतरौली विधानसभा के गांव मंडोली में मतदान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कल्याण सिंह की पत्नी और बेटे ने वोट डाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के परिवार ने वोट डाला है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर उनकी पत्नी और बेटे ने वोट डाला है। अतरौली विधानसभा में ये मतदान किया गया है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के परिवार ने वोट डाला है। अतरौली विधानसभा लगती है और वहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह के परिवार वाले। और हर कोई लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहा है। न्यूज इंडिया भी आपसे लगातार अपील कर रहा है, घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। ये तस्वीरें अतरौली से आ रही हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के परिवार ने वोट डाला है। अतरौली विधानसभा है जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। अतरौली की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार, जिस तरह हम अलग अलग आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग घर से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले दिखाया कि किस तरह से तमाम दिग्गज जो हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आज 623 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है।
बातचीत करते हैं। पंकुड़ी जी, कैसे देख रही हैं, क्या मुद्दा है इस बार नोएडा का? नोएडा में मुद्दे ही मुद्दे हैं, पूरी जनता त्रस्त है। यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, लंबे समय उन्होंने आंदोलन किया है अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने मालिकाना हक के लिए। हमारे फ्लैट बायर्स को पोजेशन नहीं मिला, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है, ना नालियां कवर्ड है, ना सीवर है, ना पानी पीने का सही आता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अपने बीच का विधायक चुने और इन मुद्दों का समाधान करें। लॉ एंड ऑर्डर आखिर क्या स्थिति कुछ सुधरी है पिछले 5 साल में नोएडा की? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज भी वही है जो पहले थी। आज भी यहाँ पे बीच सड़कों से लोग गाड़ियां उठा के चले जाते हैं। आज भी चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, महिलाएं, क्योंकि मैं खुद यहाँ रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि शाम के समय हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके आधार पर आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी में कांग्रेस कहां तक ठहर रही है? देखिए, मैं एक प्रत्याशी के तौर पे अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि मैं जहाँ भी गई महिलाओं में बहुत उत्साह था, बहुत उम्मीद है कांग्रेस पार्टी से और महिलाओं का बहुत प्रेम कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, स्पेशली महिला कैंडिडेट्स को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार उन पर चर्चा हो रही है और महिलाओं का एक तरफा समर्थन कांग्रेस पार्टी के लिए है। तो बिल्कुल ये कांग्रेस के उम्मीदवार पंकुड़ी पाठक हैं नोएडा से, जो कि पंकज सिंह के जो खिलाफ हैं वो मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जो कांग्रेस ने दिया है, उसी आधार पर उनको टिकट मिला और साफ तौर पर पूरे यूपी के अंदर अब कांग्रेस जो है वो तो चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता तैनात हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि हर जिले में हमारे संवाददाता जो हैं वो तैनात हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हर जगह से हमारे संवाददाता जो हैं वो तैनात हैं और हर खबर हम तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल 9 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत जो है वो सामने आ चुका है। 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। गौरव मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं कैराना से। गौरव, आपके पास आएंगे और अगर हम कैराना की बात कर ले तो यहाँ पर क्योंकि इस बार जो अगर बात कर ले अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं, व्यवस्थाएं जो है वो पहले से दुरुस्त कर दी गई हैं। इसका कितना असर वोटिंग प्रतिशत पर देखने को मिल रहा है? देखिए चारुल, ये तो स्पष्ट है कि इस बार चुनाव आयोग ने भी चुनाव से ठीक पहले जो है उत्तर प्रदेश में जाकर के दौरा किया था। 3 दिवसीय उन्होंने बैठक किया। बैठक में सारे जिलाधिकारियों को बुलाया गया था, उनसे अपने अपने जिलों के बारे में ब्यौरा मांगा गया था, कोविड को लेकर की स्थिति मांगी गई थी। उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार हम लोग मौजूद थे। चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो सबसे बड़ा फोकस होगा, पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और देखिए, जब पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जहां पहले पोलिंग बूथों की संख्या 1200-1300 होती थी, उसको बढ़ाया गया है। तो पोलिंग बूथों की संख्या जब बढ़ा दी जाएगी तो उसका इंपैक्ट जो है वो मतदाताओं के मतदान के बाद वोटिंग प्रतिशत पे पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और सुबह से जो तस्वीरें मिल रही हैं वो उत्साहित कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि लोकतंत्र के इस उत्सव में हर कोई भाग ले रहा है। खास करके फर्स्ट टाइम वोटर्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी भी तादाद अच्छी खासी है। और सुबह से इस पोलिंग बूथ पर मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं वो यहां पे लगातार पहुंच रहे हैं। और उनके मन में देखिए, जब उनसे बातचीत होती है तो उनके मन में एक तो खुशी होती है कि पहली बार वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं। उनको किसी पार्टी के किसी एजेंडे से, किसी वादे से कोई लेना देना नहीं है। उनके अंदर एक वो खुशी है। तो एक असर जरूर देखने को मिलेगा, वोटिंग प्रतिशत बेहतर होगा। हालांकि इसी कैराना की मैं बात करूं तो 2017 के समय जब चुनाव हुए थे उस समय वोटिंग प्रतिशत कुछ खासा नहीं रहा था। 47% के आसपास जो वोटिंग प्रतिशत है वो रहा था। लेकिन इस बार की जो तस्वीरें, एक बार मैं फिर उपेंद्र से कहूंगा कि तस्वीरों को पैन करके दिखाएं। एक तरफ तो मृगांका सिंह है, वो पहुंची हुई है यहाँ पे, उनसे मीडिया बातचीत कर रही है। ये दो भीड़ हमारे सामने है। उन्होंने न्यूज इंडिया से भी बातचीत किया। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार ने, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो जो सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना के जो बकायेदार थे, जो गन्ना किसान थे, सरकार ने कहा हमने उनको भुगतान किया है। इसके अलावा माफिया गुंडों के घरों पे बुलडोजर चले हैं, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। तो एक जो सर्जिकल स्ट्राइक योगी सरकार ने गुंडागर्दी पे किया, वो इस मुद्दे को इस बार भारतीय जनता बीच तो मतदान लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गाजियाबाद में वोट डालने गई एक बुजुर्ग महिला ने एक आरोप लगाया है और वोटिंग के लिहाज से बड़ा आरोप है। मतदान करने से पहले ही डाला जा चुका था वोट। आखिर क्या वजह रही, इतना बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया
हैशटैग है पोस्टल बैलेट के जरिए बुजुर्ग महिला का डाला गया था वोट। बुजुर्ग महिला ने पोस्टल बैलेट की मांग नहीं की थी। यहाँ बुजुर्ग महिला का कहना है कि वो वोट डालने गई, लेकिन उससे पहले ही उनके हिस्से का वोट डाला जा चुका था। तो गाजियाबाद में वोट डालने गई एक बुजुर्ग महिला ने यह बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मतदान करने से पहले ही उनका वोट जो है वो डाला जा चुका था। पोस्टल बैलेट के जरिए बुजुर्ग महिला का वोट जो है वो डाला गया है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट की मांग ही नहीं की थी, तो फिर आखिर कैसे उनके हिस्से का वोट पहले ही डाला जा चुका है। गाजियाबाद से बड़ी खबर और ये बड़े आरोप के साथ ये बुजुर्ग महिला है जिन्होंने कहा है कि उनके हिस्से का मताधिकार का जो उनका है मताधिकार वो इस्तेमाल कोई और कर चुका है। उन्होंने पोस्टल बैलेट से मांग नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद पोस्टल बैलेट से उनका वोट डाला जा चुका है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पोस्टल बैलेट के जरिए बुजुर्ग महिला ने यह आरोप लगाया कि पहले ही वोट डाला जा चुका है, जबकि उन्होंने इसकी मांग नहीं की थी। इस पूरे मामले में बुजुर्ग महिला ने जांच की मांग की है। गाजियाबाद में वोट डालने गई एक बुजुर्ग महिला ने यह आरोप लगाया है मतदान करने से पहले ही डाला जा चुका था वोट। पोस्टल बैलेट के जरिए बुजुर्ग महिला का वोट डाला गया है, लेकिन किसने ये वोट डाला है और कैसे ये चीज संभव हो पाई है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन गाजियाबाद से जुड़ी ये बड़ी खबर, हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो बने हुए हैं शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हर जिले में हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता जो हैं वो तैनात हैं। मुजफ्फरनगर में पवन है, बागपत से, मेरठ से कमल भार्गव हैं, गौरव मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव हमारे साथ हैं, नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं, अमित त्यागी हमारे साथ हैं। अलग अलग जिले में लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आज किस किस में टक्कर है। गाजियाबाद में अतुल गर्ग नेता भी हैं और उसके साथ ही मंत्री भी हैं। के शुक्ला बीएसपी से हैं चुनावी मैदान में। नोएडा की बात करें, पंकज सिंह मौजूदा विधायक, कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक चुनावी मैदान में है। सुनील चौधरी समाजवादी पार्टी आरएलडी से गठबंधन। कैराना में नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से, मृगांका सिंह बीजेपी से, राजेंद्र सिंह उपाध्याय भी मैदान में है। आगरा की बात कर लें, बेबी रानी मौर्य पूर्व राज्यपाल है उत्तराखंड की, बीजेपी की ओर से। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा में ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। अनूपशहर की बूथ नंबर 421 पर ईवीएम के खराब होने की जानकारी। लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर मतदाताओं की हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है, जिसकी वजह से वहां पर जो लोग पहुंचे हैं उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। तो गाजियाबाद में आप देख सकते हैं वीके सिंह पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनरल वीके सिंह पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तमाम दिग्गज इस वक्त आप देख सकते हैं तो गाजियाबाद में वीके सिंह पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लगातार दिग्गज जो हैं वो घरों से निकल रहे हैं, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। अब से पहले भी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई गई, जिस दौरान पंकज सिंह पहुंचे थे, पंखुड़ी पाठक पहुंची थी, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के परिवारजन भी पहुंचे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं जनरल वीके सिंह पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो लगातार लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदाता घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही आप भी अपना वोट डालें और अपनी सेल्फी जो है उसे क्लिक करें। और न्यूज इंडिया लगातार व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा है जिस पर आप अपनी सेल्फी भेज सकते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होइए और अपनी तस्वीरें हमें भेजिए। हम लगातार दिखाएंगे उन तस्वीरों को अपनी स्क्रीन पर जगह देंगे। तो पश्चिमी यूपी और उसी के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और मेरा अपना मानना है
कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाए। सर, गाजियाबाद बहुत ही अलग तरह की जगह है, अर्बन रूरल का कॉम्बिनेशन है, क्या देखते हैं यहाँ पे? किसान आंदोलन हुआ पिछले दिनों, इसको लेकर कितना फर्क पड़ सकता है? देखिए, किसान आंदोलन जिन मुद्दों पर था उससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गन्ना बेल्ट है, गन्ने का भुगतान योगी जी ने मायावती जी के टाइम का भी किया, अखिलेश जी के टाइम का भी किया, अपना भी किया, उसके अलावा और चीनी मिलें खुली, तो ये मुद्दा नहीं है। किसान भी देखता है कि उसको बिजली मिलती है या नहीं मिलती, उसकी किसान सम्मान निधि उसके पास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, और किस प्रकार उसकी देखभाल होती है। तो मानकर चलिए ये सब मुद्दे वो नहीं है जिनसे चुनाव के ऊपर सर, एक और मुद्दा जिस पर बोलने की कोशिश करती है, कोई मुद्दा नहीं है। तो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं जनरल वीके सिंह, गाजियाबाद से सांसद भी हैं, और सबसे अहम चीज है कि गाजियाबाद में बीजेपी की साख का सवाल बन चुकी है। गाजियाबाद के साथ साथ बहुत सारी इस बार हॉट सीटें हैं जहां पर बीजेपी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या एक बार फिर से वो कहावत जो है कि इतिहास खुद को दोहराता है, उससे एक बार फिर से बीजेपी सिद्ध कर पाएगी या नहीं। 2017 में जो अपार जन समर्थन मिला था, जो प्यार जनता का मिला था, क्या वो प्यार एक बार फिर से 2022 में मिलेगा, या फिर वो वोट जो है वो इस बार छिटक सकता है? समाजवादी पार्टी इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन में है, पहले कांग्रेस के साथ थी, लेकिन नतीजा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। क्या इस बार आरएलडी से हाथ मिलाना, इसके साथ साथ छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलने की जो समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ गौरव मिश्रा और नीरज मिश्रा भी बने हुए हैं, मेरे सहयोगी अंजनी भी हैं, अंजनी के साथ कुछ मेहमान भी हैं। बिल्कुल चारुल, चूंकि लोकतंत्र का महापर्व है और हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, और वोटिंग परसेंटेज जो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है, 9 बजे तक 8.9% मतदान हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे सुबह चूंकि ठंड थी, कोहरा बहुत ज्यादा था, इसलिए थोड़ा कम लोग निकल रहे थे, लेकिन अब जैसे कि हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में अलग अलग वोटिंग बूथ पर है, वो बता रहे हैं कि अब कोहरा छटा, तो ऐसे में लोग मतदान केंद्र पे आ रहे हैं और अब मतदान फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। और लगातार हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि 5 साल में यही एक बार मौका मिलता है जब हमको अपने पसंद की सरकार को चुनना होता है, अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनना होता है। तो आप घर से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, नहीं तो फिर 5 साल बाद आप यही कहेंगे कि भाई ये सरकार हमारे हिसाब से काम नहीं कर रही है। और न्यूज इंडिया एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है 9205289147, इस पे आप अपनी सेल्फी भेजिए और उस सेल्फी को भी दिखाएंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय करवा दे और एक एक तस्वीर दिखाते रहेंगे और एनालिसिस भी करते रहेंगे। राहुल लाल जी हमारे साथ समीक्षक है, रमनीश वस्त जी हैं, आप भी हमारे साथ समीक्षक हैं, आप दोनों के पास आएंगे। राहुल लाल जी, देखिए इस बार का जो मामला है, कहा जा रहा है कि गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए उनको पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। और चूंकि हम पिछला इतिहास बताएंगे, इसके बाद आज की तारीख की बात करेंगे। 2017 में 53 सीट जीती थी, 1 सीट जो आरएलडी के पास थी वो भी खींच के बाद में बीजेपी में आ गई थी। 2012 में सिर्फ 10 सीट यहां पर बीजेपी ने जीती थी। अब 2022 के समीकरण बदले हुए हैं। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी थी, राहुल और अखिलेश की। इस बार पश्चिमी यूपी में 2 लड़कों की नई जोड़ी है, राहुल और जयंत की। तो इस बार का समीकरण क्या देखते हैं आप? देखिए, जो इस बार का समीकरण है वो पुराने समीकरणों से काफी बदला हुआ है। ये देखिए, सही है कि 2 लड़कों का पहला जो एक्सपीरियंस 2017 का था वो काफी बुरा रहा। देखिए, कांग्रेस के बारे में हम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में कोई विशेष जनाधार नहीं है, लेकिन आपका प्रश्न हो सकता है कि सपा और बसपा का काफी जनाधार है, और सपा बसपा का गठबंधन 2019 में भी फेल रहा। तो वोट ट्रांसफर की स्थितियां हम लोगों ने वहां पे भी नहीं देखी और वो भी कुछ अच्छा नहीं कर सके। लेकिन देखिए, ये जो चुनाव है यहाँ पे, हम देखिए 2 घटनाएं इसमें बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं। एक तो जो पश्चिमी यूपी में चुनाव हो रहा है, यहाँ पे किसान आंदोलन ने इस पूरे चुनाव को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। 13 महीने तक जो किसान आंदोलन चला है, उसके बाद किसानों के मुद्दे, जो किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार ने जो आश्वासन दिए, वो आश्वासनों को भी अब तक पूरा नहीं किया गया। देखिए, 3 किसान कानूनों को वापस लिया गया, लेकिन अगर उन किसान कानूनों को त्वरित तौर पर अगर वापस ले लिया था तो हो सकता था कि इसका नुकसान कम होता। लेकिन पूरे के पूरे लंबा आंदोलन चलने के बाद जो छोटे छोटे किसानों के मुद्दे थे, वो भी जन विमर्श का एक तरह से काफी गंभीर वो मामला बना।
और इस कारण से जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ कि एक तरह से सहारनपुर दंगों के बाद जो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई की स्थिति बनी हुई थी, और वो जिसको कि भारतीय जनता पार्टी लगातार याद भी दिला रही है कि भाई आप भूलिए नहीं 2013 की स्थितियों का, कैराना की स्थितियों को। वो पोलराइजेशन के तमाम प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो विफल हुए जो वो कर रहे थे। और जमीन पे कहीं न कहीं पहली बार जाट मुस्लिम एकता देखने के लिए मिल रही है। आप अलग अलग सीटों पर चले जाइए, कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 70%, इस प्रकार की स्थितियां दिख रही हैं आपको कि वो सीधे सीधे गठबंधन की तरफ वो लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों के मूलभूत मुद्दे जो लोगों के हैं, उन मुद्दों के साथ ये चुनाव हो रहा है। ये बड़ी एक तरह से लोकतंत्र में बड़ी विशिष्ट स्थिति मैं पा रहा हूं यहाँ पे कि पार्टियों ने चाहे मुद्दा को जितना भी हाईजैक करने का प्रयास किया, लोगों के मुद्दों को, चाहे स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, ये मुद्दे हैं यहाँ पे। अब पश्चिमी यूपी में लोग जो है कि सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं। 2020 के बाद से लगातार आप देखिए, सुबह में आप जाइए पश्चिमी यूपी में, एकदम ग्राउंड में क्षेत्र लड़के भारी मात्रा में दौड़ लगाते हैं। हाँ। लेकिन 2020 के बाद से वो वैकेंसीज नहीं निकली है। तो वो लोग सब अपने अपने मुद्दों को लेके बैठे और अभी चुनाव करने जा रहे हैं। कई बड़े मुद्दे हैं जिस पर जो है जनता ये सोच के मतदान कर रही है कि आखिर उनको क्या चाहिए। रमेश वत्स जी भी आपके पास भी आएंगे। लगातार ये महा कवरेज जारी है। 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। गौरव मिश्रा और नीरज मिश्रा भी हमारे साथ हैं। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। मथुरा में क्या देख पा रहे हैं आप? नए वोटर्स में कितना उत्साह है? महिलाओं में किस तरह का उत्साह है? जी देखिए, अगर हम मथुरा की बात करें तो यहाँ के जो वोटर्स उसमें बहुत ज़्यादा उत्साह है। जो सुबह से ही जो वोटर्स हैं वो कतारों में, और पहले मतदान उसके बाद जलपान की जो उनकी योजना है वो उसी को फलीभूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह से लेकर लगातार जो तमाम पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर लोग लगातार आ रहे हैं, और जैसे जैसे धूप खिल रही है वैसे वैसे जो मतदाता हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सुबह घना कोहरा था, काफ़ी ठंड थी, लेकिन उसके बावजूद जो मतदाताओं का उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं थी। यानी कि जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा था, खुशनुमा था वोटिंग की दृष्टि से। और जैसा कि हम जानते हैं कि मथुरा हमेशा से फर्स्ट क्लास पास होता आया है 2017 में, 2019 में, तो उसी तरह जो मथुरा के लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार भी हम फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे और अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक वोटर मतदान करेंगे। और इसमें चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नए वोटर्स हो, चाहे महिलाएं, वो सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग कर रही हैं कि और आने वाले समय में हमें ये यहाँ के लोगों का भी कहना है कि हम चाहते हैं कि मथुरा जहाँ भी इलेक्शन हो रहा है इस फर्स्ट फेज में, वहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत वाला जिला बने। बिल्कुल, आप बने रहिए। गौरव मिश्रा भी हमारे साथ हैं, कैराना से लगातार बने हुए हैं। गौरव, कैराना की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर किस तरह का उत्साह है? आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और सबसे अहम चीज, कैराना हॉट सीट है। 2017 में बीजेपी की लहर थी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी इस सीट को हार गई थी। वो अलग बात है कि 58 में से 53 सीटें जीती, लेकिन कैराना का मुद्दा हाईलाइट रहा और उसी सीट को बीजेपी हार गई। इस बार वहां पर क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें यहाँ पर लगातार जो है सुबह से ही जैसी तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, पोलिंग बूथ पर जो भीड़ है वो लगातार आपको देखने को मिलेगी, दूर दूर तक तस्वीरें जहाँ जाएगी। और बीच बीच में हालांकि प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे थे। महिला वोटर्स जो हैं सबसे तादाद में यहाँ पे पहुंच रही हैं, वोटिंग कर रही हैं। कैराना के मुद्दे की अगर बात करूँ, लगातार जिन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कैराना के अंदर कैंपेन किया, अमित शाह खुद पहुंचे, डोर टू डोर उन्होंने किया, वो मुद्दे तो लोगों ने देखा कि जिस तरीके से घर वापसी हुई, लोगों ने सुरक्षित महसूस किया, वो वापस लौट करके आए। उन मुद्दों को लोगों के सामने रखा गया। लेकिन इस बार यहां पर जितने लोगों से बातचीत हो रही है, उन मतदाताओं का यह भी कहना है कि देखिए ये इन हिस्सों में जो खेती होती है, गन्ना किसान हैं, उनके कई बकाया हैं वो अभी तक उनको नहीं मिले हैं। हालांकि जमीनी हकीकत यही है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको बकाया उनका भुगतान है वो नहीं मिला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा था कि सबसे ज्यादा उन्होंने भुगतान किए हैं गन्ना किसानों के। कैराना की बात कर रहे हैं तो शामली बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, थाना भवन का क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जाहिर सी बात है इस बार की जो फाइट है वो बहुत दिलचस्प यहाँ की है, क्योंकि देखिए एक तरफ हुकुम सिंह ने जो माहौल बनाया था भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ पर जमीन भी जब नहीं था, 2012 में हुकुम सिंह ने जिस तरीके से एक वैक्यूम क्रिएट किया था उसका फायदा लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। कैराना ने समय समय पर सांप्रदायिकता के नाम पर, मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर उठाया है। लेकिन इस बार का चुनाव इसलिए बड़ा दिलचस्प हो रहा है क्योंकि आप देखिए नाहिद हसन
हसन की बात करूं, वो खुद जेल में है, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, आपराधिक छवि उनकी बताई गई है। उनकी जो बहन है इकरा हसन, वो मैदान में है। इकरा हसन वो चेहरा है जो विदेश से पढ़ाई करके आया है, लगातार वो लोगों को ये बता रही हैं कि वो किस तरीके से समाज को बदलने का काम करेंगी, उनके पार्टी के एजेंडे क्या होंगे, और उनको आरएलडी का समर्थन, सपा का जो समर्थन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस बार की जो फाइट है वो बहुत दिलचस्प फाइट है। मृगांका सिंह मैदान में है। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में है, मेरे सहयोगी अंजनी भी बने हुए हैं, राहुल लाल जी हैं, रमनीश जी भी हैं। रमनीश जी, आपसे एक सवाल मैं लूंगी और उसके बाद अंजनी आपसे बहुत सारे सवाल लेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव है और इसके लिए किसान आंदोलन जो है एक सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। हालांकि तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना था उसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत जगह ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां मौजूदा विधायक जो है जब वो जनता के बीच गए तो विरोध देखने को मिला। आप कितना असर मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, चुनाव जो है एक प्रक्रिया ऐसी है कि कहा जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है चुनाव, और चुनाव के माध्यम से जनता जो है एक साफ सुथरी, एक अच्छी छवि का जनप्रतिनिधि चुनता है। और पश्चिमी यूपी में आज यही माहौल जो है, आप देखिए, आपने इसके पहले जो किसानों की बात करी, ये बात सच है कि किसान एक मुद्दा है और इस किसान आंदोलन ने कहीं ना कहीं छोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो डेंट लगाने का काम किया है। किसके लिए खिलाफ काम किया है, वो हो सकता है कि बीजेपी को थोड़ा बहुत डेंट लगाए भी, लेकिन एक किसान का मुद्दा ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि पिछले जो सरकारें थी, चाहे वो बसपा की सरकार रहे चाहे ये सपा की सरकार रहे, दोनों सरकारों में हमने तुलनात्मक अध्ययन किया तो उसमें देखा कि किसानों के लिए, किसानों के लाभ के लिए बहुत ज्यादा कुछ कार्य नहीं हुआ है। इसके फलस्वरूप हम आगे बढ़ते हैं तो बीजेपी की सरकार जो 2017 से 22 तक आप देखते हैं, उसमें किसानों के लाभ के लिए आप देखें तो बहुत सारे, चाहे गन्ना भुगतान की बात करें, क्योंकि पश्चिमी यूपी जो है खास करके जाटलैंड माना जाता है, पश्चिमी यूपी में जहां तक मुसलमान भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे हम जाट की बात करें, चाहे मुसलमान की बात करें, चाहे जितनी भी अन्य जातियां हैं, आप उन सबों को मिला लें तो बीजेपी ने काफी अच्छा काम किया है। किसानों की बात करें तो किसानों को बहुत अच्छे दाम पे भुगतान मिल आया है। जो आप इसके पिछली सरकार में हमने देखा था, सपा की सरकार में 6 महीने साल भर लग जाते थे, किसानों का भुगतान ही नहीं हो पाता था। आज वही आपने देखा, जो सपा और बसपा दोनों मिलाकर के जितने भुगतान हुए उतनी एक अकेले बीजेपी की सरकार ने किया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं मुसलमानों की, चूंकि देखिए 27% जो वोट है वो है मुसलमानों का पश्चिमी यूपी में, उसमें हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे तो लगातार वोटिंग जो है वो देखने को मिल रही है और इसके साथ ही सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा किस तरह से रहेगा, इस पर बताएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख कर रही है इस वक्त की बड़ी खबर का। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान के बीच एक नया नारा दिया है। अखिलेश ने ट्वीट कर एक नया नारा साझा किया है। क्या है ये ट्वीट और क्या नारा दिया है वो आपको बताते हैं। विकास ही विचारधारा बने, अखिलेश यादव ने ये बातें कही है ट्वीट के जरिए। एसपी अध्यक्ष ने मतदान के बीच एक नया नारा दिया है और कहा है कि विकास ही मतदान, और अखिलेश ने ये देखिए ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए कहा है विकास ही विचारधारा बने। विकास की बातें करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने कहा कि विकास को ही विचारधारा बनाना है और उसके बाद ही वोट करना है। लगातार वोटिंग की अपील हर कोई कर रहा है, न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि आप भी वोट दें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लें। ये आप देख सकते हैं अखिलेश यादव का ट्वीट, न्यू यूपी का नया नारा, विकास ही विचारधारा बने। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है, नए उत्तर प्रदेश का नया नारा, विकास ही विचारधारा बने। बिल्कुल चारों देखिए बड़ी खबर है और इस बार रमनीश जी ये चीज हमने देखा है, जैसा कि राहुल जी भी बता रहे थे कि इस बार जो राजनीतिक पार्टियां वो मुद्दों पे सियासत कर रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई विकास ही विचारधारा बने। अगर राजनीतिक पार्टियां विकास के मुद्दे पे बात करें और आज हम जब मतदान करने जाएं तो सबका तुलनात्मक करें कि बीएसपी ने क्या विकास किया, एसपी ने क्या विकास किया और बीजेपी ने क्या विकास किया, तो हमारा राज्य बेहतर हो सकता है। और रमनीश जी इस ट्वीट पर आपकी प्रतिक्रिया। अंजनी जी देखिए, बहुत अच्छी बात लगती है कि यदि जो
हमारे सपा सुप्रीमो जो हैं अखिलेश यादव जी विकास की बात करते हैं, विकास की ही राजनीति होनी चाहिए, लेकिन विकास की राजनीति तब तक चलती है, इस तरह की बातें, इस तरह के ट्वीट, जब तक चुनाव हो। चुनाव के बाद ये राजनीति जो है इनकी वो बदल जाती है, इनका नारा अलग ही होने लगता है, इनका सुर बदलने लगता है, इनका नारा फिर से आ जाता है व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, इन्हीं तीनों तक सीमित। नहीं, अब सारी पार्टी, अंजनी जी आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि सारी पार्टियों में कहाँ है योगी आदित्यनाथ के परिवार में, कहीं आप देखिए कोई भी परिवार में जिलाध्यक्ष है, राज्यसभा में है, लोकसभा में कहीं पे भी है, देखिए विकास की राजनीति होनी चाहिए। तो लेकिन चुनाव के बाद तो सबके साथ लगभग कहानी वही होती है। बिल्कुल सही कहा ये जो ट्वीट है इस पे आपकी प्रतिक्रिया? मैं देखिए ये ट्वीट काफी सकारात्मक है। देखिए इस ट्वीट के आधार पे अगर इसमें मतदान चल रहा है, हाँ। और अगर किसी जो बड़े पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उसमें ये निर्णय देते हैं कि भाई आप विकास के आधार पे कीजिए, तो देखिए उनका ये ट्वीट बड़ा स्वागत योग्य है कि इस समय देखिए ये ट्वीट दलगत आधार पे भी नहीं है, उससे भी एक अलग सा है कि भाई आप लोग किसी भी पार्टी के हैं, आप आइए वोट कीजिए। क्योंकि देखिए मैं एक चीज कहूंगा आपको इस मामले में कि अभी भी स्क्रीन पे जो मैं देख रहा हूं 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो कम है। तो न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग आइए, भारी मात्रा में सबसे पहले तो मतदान कीजिए, चाहे जिसके लिए भी वोट कीजिए, लेकिन आइए और जम के घर से बाहर निकलिए आप। नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए विकास एक मुद्दा बनना चाहिए। अगर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य में अगर विकास मुद्दा नहीं बनेगा तो फिर हम एक कैसा जो है कि न्यू इंडिया खोजेंगे। तो अगर हमें न्यू इंडिया बनाना है तो हमें न्यू विकास बनाना पड़ेगा। बिल्कुल राहुल जी आपके पास आएंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर 20 वीवीपैट चेंज किए गए हैं। आगरा में 20 वीवीपैट को चेंज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताज नगरी आगरा से अहमदपुर में 8 वीवीपैट को चेंज किया गया है। किरावली में 3 वीवीपैट चेंज किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीवीपैट चेंज किए जा रहे हैं और आगरा में कुल मिलाकर कह दें तो 20 वीवीपैट जो है मशीनें जो है उन्हें चेंज किया गया है। अहमदपुर में 8 वीवीपैट मशीनों को चेंज किया गया है। किरावली में 3 मशीनें चेंज की गई हैं, खैरागढ़ में 5 और सदर क्षेत्र में 4। आगरा के डीएम प्रभु एन सिंह ने यह जानकारी साझा की है। तो मतदान को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। आगरा से हमारे संवाददाता विकास यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि बीच में खबरें आई थी मशीनें खराब हो रही हैं, इस बीच 20 वीवीपैट मशीनों को चेंज किया गया है। वीवीपैट मशीनें चेंज की गई, इसके साथ ही कई जगह से भी इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही है। सुबह से ये शिकायतें हैं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है और खासकर चुनाव आयोग से जुड़े हुए अधिकारियों का कहना है कि लगातार यहाँ से भी शिकायतें मिल रही हैं। तत्काल मौके पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, चाहे वीवीपैट मशीनें हो चाहे ईवीएम मशीनें हो, उन्हें तत्काल बदला जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद लगातार जिस तरह की शिकायत है उसे लेकर तमाम जो विपक्षी दल है वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। कई जगह हंगामे की भी सूचना है। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच आगरा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि आगरा से आ रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक पोलिंग एजेंट पर केस दर्ज करने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में पोलिंग एजेंट पर केस दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। डीएम प्रभु एन सिंह ने दिए हैं केस दर्ज करने के आदेश। बूथ एजेंट पर गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास, गोपनीयता भंग करने का आरोप लगा है, जिसके बाद केस दर्ज करने की बात कही गई है डीएम की ओर से। देखिए लगातार कहीं ना कहीं अधिकारी काफी सतर्क है और इस समय काफी सख्त भी है। उन्हें जहां से शिकायत आ रही है लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहां चाहे वीवीपैट मशीनें खराब हो, ईवीएम मशीनें खराब हो, चाहे जो एजेंट है उनकी तरफ से भी अगर शिकायतें की जा रही है तो लगातार अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और इसी मामले में ये कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, देखिए ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि कई बार हमने देखा है मतदान करने हम जाते हैं, जो एजेंट होते हैं वो लोग, भाई हमारा राइट है हम किसको वोट दें, लेकिन राहुल जी कई बार हमने देखा पंचायत चुनाव, इस टाइप चुनाव में कई बार एजेंट इतने उत्साहित हो जाते हैं। तो ये जो हमारी गोपनीयता, भाई हमने किसको वोट दिया है वो मेरा हक है, लेकिन उसको कुछ लोग वो करते हैं। इस पे डीएम साहब ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। ये एक्शन स्वागत ही हो गया, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान जो है गोपनीय मताधिकार की बात करता है। हाँ। मताधिकार एक संवैधानिक व्यवस्था है
और उसमें गोपनीयता बहुत ही अभूतपूर्व रूप से जुड़ा हुआ है कि हम किसे मतदान कर रहे हैं, ये एक तरह से गोपनीय मामला है। तो उसको सार्वजनिक करने का अगर कोई प्रयास हुआ है तो ऐसे स्थिति में ये डीएम साहब जो पूरा कार्रवाई कर रहे हैं वो एक तरह से इलेक्शन कमीशन के एक हिस्सा है अभी इस समय में। तो मैं मानूंगा कि एक तरह से बेहतर कार्रवाई है, स्वागत किया जाना चाहिए, जो कि दूसरे लोग इस प्रकार का कोई हिमाकत करने का प्रयास ना करें। अच्छा रमनीश जी, अभी हमने देखा कि कई जगहों पर ईवीएम मशीन थोड़ी खराब होने की बातें सामने आई। अभी देखिए वीवीपैट भी मशीन बदली गई है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि चुनाव आयोग और प्रशासन काफी एक्टिव है, जहां शिकायत देती है तुरंत जो है मशीन बदली जा रही है, उसको ठीक किया जा रहा है। तो ये भी चीजें बीच बीच में आ रही हैं। ऐसा ना हो बाद में चुनाव परिणाम जब आए तो जैसे कि हर बार की तरह होता है, ईवीएम बेवफा तो नहीं हो जाएगी? देखिए अंजनी जी, अब इसका आरोप हम इसका ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? ये देखिए, ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, चुनाव आयोग के तहत ये आता है, उनकी ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है चुनाव आयोग किस तरह से इसको निपटते हैं। और ये मुझे आशा है कि चुनाव आयोग बहुत, आप देखें कि साफ सुथरे तरीके से, स्वच्छ तरीके से इसको ये निपटारा करेगा। और ये सारी चीजें देखिए, मशीन है, मशीन तो कभी भी इंसान का पता नहीं होता है, तो मशीन है, विकल्प कभी भी खराब, लेकिन इसके सारे विकल्प भी दिए जाते हैं। मशीन यदि खराब है इसको ठीक भी किया जाता है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी मशीन होती है जो विकल्प के तौर पे रखे भी जाते हैं और उसका उपयोग चुनाव आयोग उसी आधार पे करता है। लेकिन इसका आरोप हम जो अभी वर्तमान में सरकार है उसके ऊपर यदि सरकार के ऊपर नहीं तो ये हाँ जी, परिणाम के बाद अक्सर होता है कि जो पार्टी वोट कम पाती है, ये तो आप शुरुआत से देखिए कि जब से ये मशीन आई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तब से अच्छा ठीक है, लगातार अपडेट भी दे रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं। हमारे साथ नमित त्यागी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नोएडा से। नमित, हम देख रहे हैं कि वोटिंग जो परसेंटेज है नोएडा में तो बहुत कम था, जबकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो व्यवस्था तो बड़ी अच्छी की गई थी। 250 आदर्श बूथ बनाए गए थे, पूरा उत्सव जैसा माहौल बनाया गया था। क्या लग रहा है कि नोएडा के लोग कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे हो गए हैं क्या? आप टीवी के ड्राइंग रूम में बैठ के डिबेट सुनते हैं और वोट देने के कम निकल रहे हैं क्या, या कुछ परसेंटेज बढ़ा है? देखिए बिल्कुल, अगर अंजनी नोएडा की खासतौर पर बात करें तो आज तक नोएडा का इतिहास रहा है कि 50% से ऊपर वोटिंग जो है वो नोएडा में नहीं हुई है। और ये देखिए, फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस वक्त मैं नोएडा के 15A के पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद और यहाँ पर कुछ ही देर के बाद खुद जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं महेश शर्मा, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और खुद नोएडा के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पंकज सिंह और मौजूदा बीजेपी के विधायक भी है, वो भी यहाँ पर कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि क्या नोएडा के अंदर वोटिंग परसेंटेज जो है वो किस तरीके से चल रहा है, फिलहाल अगर 9 बजे तक की बात करें तो 8% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहा है। हालांकि जितने भी उम्मीदवार हैं, अगर नोएडा की खासतौर पर बात करें तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि ज्यादातर लोग पोलिंग बूथ पर जाइए, अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए, जिससे जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादातर बढ़े। क्योंकि हालांकि अगर सुबह की बात करें तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो थोड़े लोग और बाहर निकलना शुरू होंगे, लेकिन इस पोलिंग बूथ की बात करें तो यहां पर इतनी ज्यादा जो भीड़ है वो दिखाई नहीं दे रही। इससे पहले जिस पोलिंग बूथ पर हम थे वहां पर थोड़ी सी लाइनें जो थी वो जरूर देखने को मिली थी। लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि क्या नोएडा के लोग इतने समझदार और इतने पढ़े लिखे हुए हैं कि क्या सिर्फ वो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं, वो वोटिंग वो अगर वोट डालने के लिए क्या पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच रहे? तो ये तस्वीरें जो हैं इस पोलिंग बूथ की खास पर बात करूं तो यहां पर इतनी ज्यादा जो भीड़ है वो देखने को नहीं मिल रही। हालांकि इसके अलावा बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिन जिलों की सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग है। उन 58 सीटों में से 53 जो सीटें हैं उन पर बीजेपी का कब्जा 2017 में रहा था। तो बीजेपी चाहेगी कि फिर दोबारा से वही जलवा जो है वो बरकरार रख पाए। लेकिन इस बार जो जयंत और अखिलेश की जोड़ी है और आज जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें हैं। तो ऐसे में जो जाट लैंड है, चाहे शामली की बात करें, बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इन तमाम इलाकों के अंदर बीजेपी के जो सीटें हैं उनको बचा पाना बीजेपी के लिए चुनौती होगा, क्योंकि जो टक्कर है वो एक जोड़ी से मिल रही है इस बार। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है, अच्छा आएंगे, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। आपके पास आएंगे, उससे आपसे पहले बता दें कि यूपी में पहले चरण की वोटिंग में किसी किस्म की गड़बड़ी ना हो और इसीलिए चुनाव आयोग की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है। लखनऊ में चुनाव आयोग की टीम फुल मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए हमारे सहयोगी विवेक तिवारी की एक खास रिपोर्ट। 23 उम्मीदवारों का भविष्य आज तय होना है और हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में और किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, खराब मशीनों को या कोई शिकायत आती है तो उसको किस तरह से अटेंड किया जाता है उसकी व्यवस्था आपको दिखाते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का ये दफ्तर है
और ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो स्टाफ यहाँ पर बैठा हुआ है, ये तकरीबन 12 लोग हैं और हर व्यक्ति को 5-5, 6-6 या 4-4 विधानसभाएं अलॉट कर दी गई हैं। वो अपने विधानसभाओं से जो भी अफसर हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, उनके संपर्क में रहते हैं और जो भी कॉल वहां से आती है, अगर किसी बूथ पर कोई मशीन खराब है या किसी और तरह की समस्या है, तो वो यहाँ पर सीधे फोन आता है और यहाँ पर उसको अटेंड करके जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं इनको इंटीमेट किया जाता है, उनको इन्फॉर्म किया जाता है और फिर उसके बाद ये समस्याएं दूर होती हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप के पास कौन कौन सी विधानसभा है? हमारे पास विधानसभा है मेरठ दक्षिण, छपरौली, बड़ौत और बागपत। तो अभी तक का स्टेटस क्या है? किस तरह से, पहले तो अपने प्रक्रिया बताइए, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से सूचनाएं आती हैं और उसका निस्तारण? हम लोगों के पास यहाँ हमको सारी कंस्टिट्यूंसी की जितनी असेंबली की है सब पूरा डाटा मिला हुआ है। वहाँ बाहर से कोई भी अगर सूचना जैसे ऐसे एक आया कि यहाँ कोई दिक्कत है तो हम लोग तुरंत बात करते हैं, आरओ से ऐसे बात हुआ, ये लिख दिया हमने कि इस बूथ नंबर पे 126 नंबर पे जो भी समस्या थी तुरंत आरओ से बात करके उसको सही करा दिया गया। इसको हम लोग इस पर रिपोर्ट कर देते हैं। कोई और सूचना आई, जैसे ये दूसरी भी आई है, तो इस पर भी हम लोग तुरंत आरओ से बात किए, तुरंत सही हो गए। तो इस तरह से जो भी वहाँ से दिक्कतें आती हैं हम लोग तुरंत सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट से बात करके समाप्त। ये जो सूचनाएं आती हैं सर, आप ये बताएं कि किस तरह से सूचनाएं आती हैं? सूचनाएं देने वाले कौन होते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्टिविस्ट वो देते हैं या आम लोग भी दे सकते हैं? आम लोग भी दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी देते हैं और ऑनलाइन भी प्रॉब्लम देते हैं। क्या नंबर है जिस पर लोग चाहे तो फोन कर सकते हैं अगर कोई इनको समस्या है? 1980 है। अच्छा, तो वहाँ से आपके पास सूचनाएं आती हैं जी। फिर आप क्या करते हैं? फिर यहाँ कंट्रोल रूम में हम लोग जो भी प्रॉब्लम है, जिस बूथ नंबर से है, फील्ड में जो भी हमारे अधिकारी मौजूद हैं उनसे कांटेक्ट करके 5 मिनट के अंदर कोशिश रहती है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है सर, ये बताइए कि जो कैलकुलेशन ये होता है कि कितने प्रतिशत वोट पड़ा है किसी एक जिले में या किसी एक विधानसभा में, वो सूचनाएं किस तरह से आती हैं? वो सूचना हम आरओ से कलेक्ट करते हैं। वो अपने अपने जो बूथ हैं उनसे कलेक्ट करेंगे, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, फिर हम उनसे कलेक्ट करते हैं। फिर एक डाटा बनता है, फिर डाटा बन के फिर वो आयोग जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है? लगभग 15-20 मिनट लगते होंगे। जो मतलब 9 बजे का अगर है तो हमको 9:30 तक सूचना मिलेगी? 9:15 तक मिल जाता है, 9:15 तक मिल जाएगा आपको सूचना, 9:15 तक सूचना मिल जाती है। ये बताइए सर कि कितनी सूचनाएं आपके पास अब तक सुबह से आई हैं? आप कौन कौन से विधानसभाएं देख रहे हैं? और अंदर की नहीं, मतलब कहीं नई सरकार ना चुन ले, नई पार्टी को ना चुन ले, इससे भी थोड़ा बच के रहना होगा। लगातार चप्पे चप्पे पर देखिए हमारे जो संवाददाता हैं वो मौजूद हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, कैराना, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता जो हैं वो तैनात हैं। मथुरा से नीरज मिश्रा हैं। नीरज, आपके पास आएंगे। फिलहाल किस तरह का उत्साह आप वहां पर देख पा रहे हैं? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह है और जो लोग आ रहे हैं वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? अलग अलग पार्टी ने यहाँ पर अलग अलग मुद्दा छेड़ा है, लेकिन मथुरा की जनता क्या कहती है? जी बिल्कुल, देखिए हम इस समय मथुरा में हैं और जो हमारे पीछे जो पोलिंग बूथ है, आप इसका नज़ारा देखिए कि किस तरह से इस पोलिंग बूथ पे तमाम लोग लगातार आ रहे हैं। जो सुरक्षा के इंतज़ाम हैं वो बेहद चाक चौबंद हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो बिल्कुल तलाशी बात, कोई अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकता और जो भी लोग अगल बगल यहाँ खड़े हैं उनको हटाने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो यानी कुल मिला के कहा जाए तो मथुरा में पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। जो महिलाएं हैं आप देखिए ये भी लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और तमाम लोग, यानी कि सुबह से लेकर अगर कहा जाए तो मथुरा में, ये देखिए हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया भी? हाँ, करेंगे, अभी करेंगे। अच्छा, क्या मुद्दे हैं मथुरा? सबसे बड़ा तो जमुई जी का मुद्दा है। जमुई जी शुद्ध नहीं है, यहाँ कोई मेट्रो नहीं है, यहाँ कोई हर समाज पर रेल आती है तो जाम लग जाता है, फाटक बंद हो जाता, कोई ओवरपुल नहीं है, ना कुछ है ही नहीं। वोट दे दो, एक दिन हो जाओ अपने घर। अच्छा, मथुरा के क्या मुद्दे हैं आपकी नज़र में? मथुरा के मुद्दे तो एक तो बंदरों की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ, और एक यमुना जी का पानी। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप? एक कृष्ण जन्मभूमि और यमुना जी और बंदर। तो यहाँ पर एक बंदर की भी समस्या है मथुरा में, जो कि अभी इन्होंने बताया कि यहाँ बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या है। साथ ही लोगों का कहना है कि मेट्रोज वगैरह जो तमाम
जिलों में दी गई हैं वो यहाँ पे भी दी जाए। तो इस तरह की तमाम मांगे हैं और विकास को लेकर, यानी कुल मिला के कहा जाए तो मुद्दा वही है, मथुरा में भी विकास, यानी कि मथुरा के लोग भी विकास के नाम पर ही वोट कर रहे हैं। शर्मा को आपने सुना, वो भी अपने ही विकास को गिनवा रहे थे। अखिलेश जी भी जो है उन्हें नारा दिया कि विकास ही विचारों के काम है। ये हमने 5 साल में प्रदेश में और 7.5 साल में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में किए। इन्हीं पे चुनाव है, इसीलिए जनता वोट देगी। सर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भय को हटाना है तो निकल कर बाहर वोट करे बड़े पैमाने पर। वो भय राहुल को दिखाई दे रहा है और तो किसी को दे नहीं रहा, और तो सब बढ़िया ही है। सर आपके पंचायत में गठबंधन लड़ रहा है, गठबंधन के साथ जयंत इस बार है चुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे? 19 में भी थे, बसपा भी थी, राहुल गांधी भी थे। इस बार 2 तो चले गए, 2 ही रह गए। चलो सर पूरा गन्ना बेल्ट है, पूरा किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहा था लेकिन बिल वापस हुआ, उसके बाद माहौल किस तरह का है? अब बढ़िया है भाई, अब ठीक है। माहौल ठीक है। अच्छा, एक चीज राहुल जी और रमेश जी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो सहयोगी हमारे तस्वीरें दिखा रहे हैं, भाई लोग आ रहे हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है ये चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो मतदान का फीसदी होता है शहरी इलाकों में थोड़ा कम होता है। और यहाँ पे देखिए, हम जो गौरव कैराना की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो अलग अलग जगहों से हमारे जो तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो कस्बे वाले इलाके, वहां पर तो लोगों में उत्साह है, लाइन लगी हुई। लेकिन शहरी जो इलाके हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, बाकी जो बड़े शहर हैं, वहां पर वो उत्साह नहीं दिख रहा है। क्यों? देखिए, जानते हैं, मैं अभी आ रहा था तो एक तरह से जो शहरी क्षेत्र है उसमें इसको वीकेंड एक तरह से छुट्टी के रूप में लोग मना रहे हैं कि आज में कोई हॉलीडे की स्थिति है। आज मेरे कई जानने वाले लोगों को, हालांकि मैंने उन लोगों को काफी पुरजोर ढंग से कहा भी जब मैं आपके यहाँ आ रहा था जी, वो लोग अब जा रहे हैं स्नोफॉल देखने के लिए। जबकि उनके फेसबुक पे आप चले जाइए, उनके ट्विटर पे चले जाइए, 99% पोस्ट वो हमेशा पॉलिटिकल पोस्ट करते हैं। हमेशा हर समय किसी न किसी पार्टी से सवाल पूछ रहे होते हैं, किसी पार्टी का समर्थन कर रहे होते हैं। तो कम से कम आज तो उनको तो चाहिए। जब उनसे मैंने पूछा कि आप वोट क्यों नहीं डालते, कह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया पे इतना प्रचार प्रसार कर दिया कि 100 वोट पड़ जाएंगे, लेकिन वो अपना वोट डालने नहीं। अच्छा रमनीश जी, क्या सोशल मीडिया पे प्रचार करने की जिम्मेदारी पूरी जाती है? भाई एक नागरिक के तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, या तो फिर सोशल मीडिया पे ज्ञान मत दें। फिर आप बिल्कुल सही कहा अंजनी जी। देखिए, हम फिर आप आने वाली जो सरकार है उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मेरा वोट मेरा अधिकार, ये जनमत का अधिकार है। ये आप जनता को एक ऐसा प्रतिनिधि देना चाहते हैं जो 5 साल के लिए आपका विकास के कार्यों को पूरा करे। आप इसके बाद आरोप नहीं लगा सकते हैं कि शिक्षा नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं। इस तरह के आरोप फिर आप सरकार के ऊपर, क्योंकि ये आपका पूरा हक बनता है कि आप घर से निकलें, वोट दें, एक ऐसे प्रतिनिधि को सामने लाएं जो आपके लिए काम करे, जो जनता के लिए काम करे, जो समाज के लिए काम करे, जो प्रदेश के लिए काम करे। फिर आप उसके ऊपर आरोप नहीं मर सकते हैं। यही तो सबसे बड़ी दुर्गति देखिए। भी कहा गया है कि अगर आप उसके लिए नहीं लड़ सकते जो आप चाहते हैं, तो उसकी शिकायत भी नहीं कर सकते हैं जो आपको मिला हुआ है।